दोस्तों, जय सिनेमा। बॉलीवुड की बातों के साथ मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर। आज भारतीय सिनेमा के उस ग्रैंड मास्टर की 20वीं पुण्यतिथि, 20वीं डेथ एनिवर्सरी है, जिसने शोर शराबे के बीच संगीत को तहजीब और इबादत का दर्जा दिया। नौशाद अली साहब सिर्फ एक संगीतकार नहीं थे, वो एक ऐसे युग के रचयिता थे जिसने बॉलीवुड को उसकी पहचान दी। लखनऊ की नवाबी नफासत और मुंबई की कड़ी धूप के बीच संघर्ष करते हुए उन्होंने जो मुकाम हासिल किया, वो आज के दौर में किसी तिलिस्म से कम नहीं लगता। उनकी कहानी सिर्फ सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि उस जुनून की दास्तान है जो एक इंसान को फुटपाथ से उठाकर 7वें आसमान पर बिठा देती। नौशाद साहब का जन्म 25 दिसंबर 1919 को उत्तर प्रदेश के नवाबों के शहर लखनऊ में हुआ। उनके पिता वाहिद अली साहब एक कचहरी में मुंशी थे और चाहते थे कि बेटा भी किसी सरकारी ओहदे पर बैठकर घर का नाम, खानदान का नाम रोशन करे। लेकिन नौशाद की रूह तो सुरों में बसी थी। लखनऊ का वो माहौल जहां गलियों से ठुमरी और दादरे की आवाजें आती थीं, नौशाद को अपनी तरफ खींचता रहा। बचपन में वो बाराबंकी के देवा शरीफ मेले में जाकर घंटों कव्वालियों का लुत्फ उठाते। यही वो जगह थी जहां उन्होंने पहली बार महसूस किया कि संगीत का वास्ता सीधा रूह से होता है। संगीत के लिए उनका ये झुकाव इतना गहरा था कि उन्होंने अपने घर के पास ही लाटूच रोड पर अपने मामू की दुकान अल्लन साहब एंड सन्स में घंटों हारमोनियम और दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को सही करने का काम शुरू कर दिया। आज भी वो दुकान वहां मौजूद है और उस महान संगीतकार के शुरुआती दिनों को, उन यादों को संजोए हुए है। उस दौर में संगीत को एक निचले दर्जे का एक काम समझा जाता था, अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था। शरीफ घर के, ऐसा कहा जाता था कि शरीफ घर के लोगों के लिए ये सब नहीं है। नौशाद साहब के वालिद ने भी उनसे साफ साफ कह दिया कि या तो संगीत छोड़ दो और या ये घर। तो फिर नौशाद साहब ने संगीत को चुना और 1937 को 1937 के उस ऐतिहासिक मोड़ पर लखनऊ की गलियों को अलविदा कहकर मुंबई की तरफ का रुख किया। उस वक्त उनकी जेब खाली थी, लेकिन दिल में सुरों का समंदर था। मुंबई पहुंचने पर न उनके पास कोई ठिकाना था और न कोई पहचान। उन्होंने कई रातें दादर के ब्रॉडवे थिएटर के सामने फुटपाथ पर सोकर गुजारी। उस दौर का एक बहुत ही इमोशनल किस्सा ये है कि वो फुटपाथ पर लेटे लेटे सामने सिनेमा की लाइटों को देखते और सोचते कि क्या कभी इस पर्दे पर मेरा भी नाम आएगा। यह सपना 15 साल बाद सच हुआ, जब उसी थिएटर में उनके फिल्म बैजू बावरा का ग्रैंड प्रीमियर हुआ और नौशाद साहब अपनी आलीशान कार से वहां उतरे। वो उस दिन कार से उतरते ही फपक फपक कर रो पड़े, क्योंकि उनकी नजर उसी पत्थर पर पड़ी जिसे वो कभी तकिया बनाकर सोया करते थे। मुंबई में उनके शुरुआती दिन बेहद तंगहाली के थे। उन्होंने उस्ताद झंडे खान और उस्ताद मुश्ताक हुसैन के साथ असिस्टेंट के तौर पर काम शुरू किया। बाद में उन्हें दिग्गज संगीतकार, उस वक्त के बहुत मशहूर संगीतकार खेमचंद प्रकाश का साथ मिला, जिन्हें नौशाद साहब हमेशा अपना गुरु मानते हैं। फिर 1940 में फिल्म प्रेम नगर से नौशाद साहब ने इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर शुरुआत की। हालांकि उन्हें असल पहचान 1944 की 1944 की फिल्म रतन से मिली। इस फिल्म के संगीत ने जो तहलका मचाया, उसे आज के दौर में ग्लोबल ब्लॉकबस्टर कहा जा सकता है। उस वक्त फिल्म का बजट 75,000 रुपए था, लेकिन नौशाद साहब की धुनों की वजह से ग्रामोफोन की रिकॉर्ड बिक्री ने कंपनी को उस मुनाफे से कई गुना ज्यादा रकम कमा के दी। यानी 75,000 का जो टोटल बजट था,
उससे भी कई गुना ज़्यादा पैसा सिर्फ रिकॉर्ड की सेल से आया, फिल्म से जो आया वो अलग है। नौशाद साहब की शख्सियत का एक दिलचस्प पहलू और उनके परिवार का रिश्ता था। संगीत के लिए पिता की नफरत इस कदर थी कि शादी के वक्त भी नौशाद साहब को अपनी पहचान छिपानी पड़ी। जब वो लखनऊ अपनी बारात लेकर पहुंचे तो बैंड वाले उनकी, मतलब जब ससुराल पहुंचे बारात लेकर, तो बैंड बाजे वाले उनकी ही फिल्म के गाने बजा रहे थे। उनके ससुर और उनके वालिद उस संगीतकार को कोस रहे थे जिसने वो गाने बनाए, और नौशाद साहब बगलें झांक रहे थे। उन्हें डर था कि अगर सच बता दिया तो शादी का मंडप ही उजड़ जाएगा। और ये उनकी सादगी और उस दौर की सोशल जो मर्यादाएं थी उनका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। नौशाद साहब ने बॉलीवुड संगीत में जो टेक्निकल रेवोल्यूशन पैदा किया वो अभूतपूर्व है। वो पहले ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन्होंने साउंड मिक्सिंग का इस्तेमाल किया। इससे पहले गायक और वादन एक साथ रिकॉर्डिंग करते थे, लेकिन नौशाद साहब ने वॉइस और म्यूजिक को अलग अलग ट्रैक पर रिकॉर्ड करने की शुरुआत की। तो उन्होंने ही हिंदी फिल्मों में अकॉर्डियन जैसे वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाया। इतना ही नहीं, वो पहले ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन्होंने वेस्टर्न नोटेशन का इस्तेमाल किया। जब उनकी फिल्म आन का संगीत लंदन में सुना गया तो वहां के दिग्गज संगीतकार भी हैरान रह गए कि एक हिंदुस्तानी संगीतकार ने इतनी बारीकी से वेस्टर्न म्यूजिक को कैसे अपनाया। आन का म्यूजिक स्कोर बाकायदा एक किताब के तौर पर लंदन में पब्लिश हुआ। नौशाद साहब की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक को आम आदमी तक पहुंचाया। फिल्म बैजू बावरा उसका सबसे बड़ा गवाह। उन्होंने उस्ताद अमीर खां और डीवी पलुस्कर जैसे शास्त्रीय गायकों को फिल्म में गाने के लिए राजी किया। इसी तरह मुगल आजम के लिए उन्होंने उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को मनाया, जो फिल्मों में गाना गाना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। नौशाद साहब ने अपनी जिद और कला के लिए अपने समर्पण से उन्हें राजी किया। जब फिल्म मुगल आजम के मशहूर गाने प्यार किया तो डरना क्या की रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो उस वक्त जो इको पैदा करना था उसके लिए वो कोई मशीन्स उस वक्त नहीं अवेलेबल थी। नौशाद साहब ने इस तकनीक की कमी को अपनी क्रिएटिविटी से पूरा किया। नौशाद साहब ने लता मंगेशकर को स्टूडियो के बाथरूम में खड़ा कर दिया और माइक को बाहर रखा, जिससे उस गाने में वो कुदरती गूंज पैदा हुई जो आज भी लोगों को हैरान कर देती। नौशाद साहब और दिलीप कुमार साहब की जोड़ी ने पर्दे पर जादू बिखेरा, कमाल का जादू। मेला, अंदाज, आन, दीदार, अमर, कोहिनूर और गंगा जमुना जैसी फिल्मों ने संगीत की नई परिभाषा लिखी। नौशाद साहब दिलीप कुमार की अभिनय शैली को समझते थे और उसी के लिहाज से धुनें तैयार करते थे। गंगा जमुना में उन्होंने भोजपुरी के शुद्ध लफ्जों का इस्तेमाल करके ये साबित कर दिया कि वो लोक संगीत के भी उतने ही बड़े उस्ताद हैं जितने शास्त्रीय संगीत के। उनके संगीत की एक और बड़ी उपलब्धि थी मदर इंडिया, जो ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली इंडियन फिल्म बनी। इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर ने किरदारों की पीड़ा, उनके संघर्ष, उनके दर्द को जिस तरह उभारा वो आज भी फिल्म मेकिंग के छात्रों के लिए एक टेक्स्ट बुक की तरह है। नौशाद साहब की जो क्रिएटिव एक्सीलेंस है, जो उनका काम करने का तरीका, वो बहुत अलग था। वो क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी में भरोसा करते थे। उन्होंने 65 साल के करियर में 100 से भी कम फिल्में की, लेकिन उनमें से 35 सिल्वर जुबली और कई गोल्डन जुबली साबित हुई। वो एक एक धुन पर हफ्तों मेहनत करते। उनका कहना था कि संगीत आत्मा की खुराक है, इसे जल्दबाजी में नहीं बनाया जा सकता। 1981 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 1992 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। संगीत के अलावा वो एक बहुत अच्छे शायर भी थे। उनकी उर्दू कविता की पुस्तक 8वां सुर
उनकी उनकी क्रिएटिव जीनियस का सबूत है। अपने आखिरी दिनों में भी नौशाद साहब संगीत से जुड़े रहे। 86 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म ताजमहल एन इटर्नल लव स्टोरी, ये 2005 में रिलीज हुई, इस फिल्म का संगीतकार नौशाद साहब ने तैयार किया। और इस संगीत के साथ नौशाद साहब दुनिया के सबसे उम्र दराज एक्टिव म्यूजिक डायरेक्टर होने का गौरव भी उन्होंने हासिल किया। 5 मई 2006 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में ताजमहल फिल्म के रिलीज के सिर्फ एक साल बाद 5 मई 2026 को मुंबई के लीलावती अस्पताल में नौशाद साहब ने अपनी आखिरी सांस ली। वो भले ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी धुनें आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं। लखनऊ की वो दुकान, मुंबई का वो फुटपाथ, मुगल आजम की वो भव्यता, वो ग्रैंडर, ये सब नौशाद साहब के उस सफ़र के गवाह हैं जिसने एक मुंशी के बेटे को संगीत का शहंशाह बना दिया। उनकी विरासत को शब्दों में समेटना मुमकिन नहीं, बस महसूस किया जा सकता है। नौशाद साहब की धुनों में जो रूहानियत और ठहराव महसूस होता है, उसका बड़ा राज उनका खुद एक आला दर्जे का उर्दू शायर होना है। वो सिर्फ धुनें नहीं बनाते थे, बल्कि अल्फाजों के मिजाज को बखूबी समझते भी थे। और यही वजह है कि गीतकारों से वो उस वक्त तक सेटिस्फाई नहीं होते थे जब तक कि शब्द धुन की गहराई से मेल न खा जाए। उनकी शायरी का संग्रह 8वां सुर, द एथ नोट के नाम से प्रकाशित हुआ, जिसने अदबी दुनिया में खूब वाहवाही बटोरी। इस किताब का विमोचन एक बहुत भव्य समारोह में किया गया, एक गाला सेरेमनी हुई, जिसमें संगीत और साहित्य के नामचीन हस्तियां शामिल हुई। उनकी शायरी में वही सादगी और दर्द था जो उनके संगीत की पहचान था। उनके लिए शायरी सिर्फ तुकबंदी नहीं थी, बल्कि भावनाओं का वो समंदर था जिसे वो अक्सर अपनी धुनों के जरिए दुनिया तक पहुंचाते थे। मुझे एक चीज़ याद आ गई, आप लोगों से वो शेयर कर लूँ। नौशाद साहब ने मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ भी उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी। इन दोनों का बहुत लंबा साथ भी रहा। रफ़ी साहब की मौत पर नौशाद साहब ने जो पोइट्री लिखी, वो मैं आप लोगों को, तो कहते हैं कि कहता है दिल चला गया, दिलबर चला गया। आप यकीन करें कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहता है दिल चला गया, दिलबर चला गया, दरिया ये कह रहा है समंदर चला गया। लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। द प्रॉफिट ऑफ म्यूजिक इज गॉन। ये नौशाद साहब ने मोहम्मद रफ़ी साहब के इंतकाल पर पढ़ा था। नौशाद साहब का मानना था कि एक अच्छा संगीतकार वही है जो लफ्ज़ों की आत्मा को समझ सके, और उनकी शायरी ने उन्हें इस मामले में दूसरे संगीतकारों से मीलों आगे खड़ा कर दिया। नौशाद साहब ने सिखाया कि संगीत सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सभ्यता और संस्कारों का संगम भी। आज उनकी बरसी पर, उनकी पुण्यतिथि पर, हम उस मेलोडियस सोल को सलाम करते हैं जिसने इंडियन संगीत को, भारतीय फिल्म संगीत को दुनिया भर में सम्मान दिलाया। उनकी विरासत हमेशा उन कलाकारों के लिए मशाल बनी रहेगी जो शॉर्टकट के बजाय साधना में विश्वास रखते हैं। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच फॉर